चलिए सर, तो आज जो आप लोग 12th अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करके आए हो आरबीएससी बोर्ड का, उसका मैं सॉल्यूशन अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, आज के पेपर का अगर थोड़ा सा पैटर्न देखा जाए तो जो बोर्ड ने अपने जो मॉडल पेपर्स दिए थे बिल्कुल वैसे ही पेपर दिया है। उसके अलावा न्यूमेरिकल पार्ट बहुत सारा था पेपर में। दैट मीन्स आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। जो लोग प्रैक्टिस करके पेपर दे के आए हैं उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जो लोग बस ऊपर ऊपर से रीड करके गए हैं और पेपर देने पहुंच गए हैं तो उन लोग का पेपर अटेंड नहीं हुआ है। दैट मीन्स सर पेपर अच्छा था, एवरेज था, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था तो बहुत सिंपल भी नहीं था, टाइम टेकिंग था, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके रखी है, बोर्ड के जो पुराने मैंने वीडियोस डाल के रखे हैं उनके क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो आपके लिए पेपर में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब देखो सर, पेपर सॉल्व करके अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, मैं किसी पर्सनल रीज़न से उलझा हुआ था। सो आई गॉट लिमिटेड टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। लेकिन अगर इस प्रोसेस में कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये गलती हो गई है, तो हम उसको सुधारेंगे। फिलहाल एक बार पेपर को शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद ऑल दीज MCQs। पहला MCQ था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन, तो किस में बढ़ता है जी? इक्वल रेशियो में। पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ये हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट होता है। व्हेन सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड, हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कब निकालेंगे? जिस समय पार्टनर का एडमिशन होगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज विल बी रिटर्न इन, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा रिवैल्यूएशन में। एंट्री फॉर अमाउंट टू गुडविल ब्रिंग इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है तो एंट्री क्या होगी? इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसके बाद में ए, बी और सी प्रॉफिट शेयर करते थे 2:1 में। ए रिटायर हो गया और उसका शेयर ले लिया बी और सी ने इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोल रहे हैं नया रेशियो कैलकुलेट करो, तो मैंने ये कैलकुलेशन करी है, तो मैं आपको सॉल्यूशन में ले चलता हूँ। सॉल्यूशन मैंने अच्छे से किए हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए। दिस इज योर MCQ क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ ओल्ड रेशियो 2:1 था, ए का शेयर 2/5 था। अब जो गेन हो रहा है वो गेन करेंगे बी और सी, तो गेन रेशियो इनका आएगा 6/25, 4/25। आपको दिख रहा होगा मैंने कैसे किया है, क्लियर कट विजिबल है। जो उसका ए का शेयर था 2/5, उसको 3:2 में बी और सी को दे देना है। ये दोनों गेन आ जाएंगे और गेन को हम लोग किस में ऐड कर देंगे? ओल्ड रेशियो में। सो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा? 16:9। सर ये पहले से सॉल्व करके क्यों रखे हैं? साथ साथ में यहीं सॉल्व कर लेते। अगर हम लोग पूरा पेपर अभी सॉल्व करेंगे तो अपना ये सॉल्यूशन का वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा, बिकॉज पेपर तो 3 घंटे का है, जिसमें तुमको मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा। सो इट विल टेक 4 आवर्स 5 आवर्स, जो अभी ठीक नहीं है। हम लोग को ये वीडियो 15, 20, 25 मिनट में पूरा करना है, ताकि अगर तुम 1.2, 1.5 पर भी देखो तुम्हारा वीडियो 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, और इससे तुम्हें अपने पेपर का आइडिया आ जाए और तुम जो टारगेट लेके चल रहे हो उसमें अब कितना इंप्रूवमेंट करना है इसका भी तुमको आइडिया मिल जाए। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MCQ के अंदर। आ जाइए, MCQ 6 हो गया, इसका आंसर था 16:9। चलिए, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अवेलेबल इन बैलेंस शीट ऑफ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, तो अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े तो किस में बढ़ते हैं? वो बढ़ते हैं ओल्ड रेशियो में। In the absence of any information regarding the acquisition of share in profit of retiring partner by remaining partners, it is assumed that they will acquire his or her share in their old ratio. ये हम लोगों ने सारी बातें अपने नोट्स में लिखी हुई भी होती हैं। Which of the following is the type of dissolution of a firm? तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट भी डिसोल्यूशन है, कंपल्सरी भी डिसोल्यूशन है, कोर्ट भी है, तो आंसर हो जाएगा डी। If a partner took asset on dissolution of firm, partner's capital account will be debited. Which shareholder is called as owner of the company? Equity shareholder. X ने परचेज करी है मशीन 6 लाख की फ्रॉम अ वेंडर फॉर इट्स फुल पेमेंट, इट issued
इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 एट 20% प्रीमियम। तो 100 रुपये के शेयर पे तुमने 20 रुपये का प्रीमियम रखा, इट बिकम्स 120। नाउ यू वांट टू पे ₹6 लाख, जिसमें तुम एक शेयर दे रहे हो 120 में, तो नंबर ऑफ शेयर कितने जाएंगे? 5000। देख लो 5000 ही आ रहा है ना, आंसर इज डी। विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड ऑन रिसीविंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस। जब तुमको कॉल्स इन एडवांस मिलता है, जब पैसा तुमको मिल जाता है, उस समय आप कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे? आंसर विल बी बी, बैंक अकाउंट। बोल रहे हैं रीड द फॉलोइंग एंड गिव आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोल रहे हैं कि आपको आंसर देने हैं कुछ क्वेश्चंस के, क्वेश्चन फ्रॉम 14 to 17। आपको इतने 14, 15, 16, 17 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। विशाल लिमिटेड हैड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 2000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब हम लोगों ने 100 रुपये के डिवेंचर को 10 रुपये के प्रीमियम पे, मतलब 110 में इश्यू किया। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट ₹50 पर डिवेंचर, जिसके अंदर क्या था भैया? प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 50 रुपये हम लोग को एप्लीकेशन पे मिलेंगे, और टोटल पैसे कितने मिले? 1,50,000। सो अगर तुमको 1,50,000 रुपये एप्लीकेशन पे मिलते हैं और एक एप्लीकेशन का पैसा 50 रुपये होता है, तो अगर तुम कटिंग शटिंग करोगे तुमको मालूम पड़ेगा हमें कितने डिवेंचर की एप्लीकेशन मिली है? 3,000 की। हमने डिवेंचर इश्यू कितने किए थे? 2,000। एप्लीकेशन कितनी आई? 3,000। तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या हो रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। यहाँ तक ओके है। जब तुम्हारे पास 3,000 रुपये आए, उसमें 10 रुपये तुम्हारे प्रीमियम के थे, दैट मीन्स तुमको कितने रुपए मिले भैया प्रीमियम के? टोटल यू गॉट 30,000 फॉर प्रीमियम। ओके सर, देखते हैं टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये कैसा होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। हाउ मेनी डिवेंचर्स, हाउ मेनी एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड? 3,000। टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना आएगा भाई? कहाँ था वो? कितना लिखा था हम लोगों ने? 30,000 था शायद, 30,000। 9%, यहाँ देखते हैं हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन 9% डिवेंचर्स। डिवेंचर कितने के क्रेडिट किए जाएंगे ऑन एप्लीकेशन? तो मुझे बताओ डिवेंचर थे कितने? 2,000 के। एप्लीकेशन मनी कितनी है भैया? एक्चुअल अगर तुम देखोगे ना, तो 50 रुपीज़ तुमने मंगवाए हैं, 10 रुपये किसके हैं? प्रीमियम के। पीछे कितने बचेंगे? 40। तो 2,000 इंटू 40 कितना आएगा? 80,000। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। ऐसे तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सो सिंपल क्वेश्चन था, इजीली कर सकते थे। आइटम विच इज रिलेटेड टू कैश फ्लो, कहाँ से? इन्वेस्टिंग से। तो तुमको बी क्लियर दिख रहा है, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सो आई थिंक एमसीक्यूज वर वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा सा तुमको इंग्लिश का, हिंदी का ध्यान रखना था। फिर बोल रहे हैं फिलिप्स के अंदर क्या पूछ रहे हैं, देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 2। Profit on revaluation is to be credited into partner's capital. After the death of a partner, amount payable to him is received by his executor. At the dissolution of partnership firm, debit balance of profit and loss account is transferred to कहाँ? Partners capital account. लॉस वॉस हमेशा कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। मैक्सिमम कैपिटल रिटर्न इन मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर नोन एज परपेचुअल डिबेंचर्स। तो ये तुम्हारे सामने फिलिप्स है, बहुत आसान है, हमने सारी बातें करके रखी है। अगेन आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन ने फंसाया। देखो मैं कई बार कहता हूँ कि तुम्हारे जो पेपर आता है ना, वो आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80 में से 80 अगर तुम अच्छे बच्चे हो, तुमको स्कूल 20 भेजेगी, तो 100 में से 100 लाने से तुमको कोई ना कोई क्वेश्चन रोकता है। तो आज के पेपर में ये क्वेश्चन था जो हमें 100 में से 100 लाने से रोकेगा। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आउट ऑफ कोर्स ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ नहीं है। फिर भी पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड्स आर देयर? बताइए डीड्स कितने टाइप की होती है? तो डीड्स हमेशा 2 टाइप की होती हैं, जनरल डीड लिमिटेड लायबिलिटी डीड। सर ये तो कहीं आया ही नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे कहीं पर भी ये कोर्स में नहीं है।
मतलब समझा देता हूँ। जनरल डीड का मतलब जहाँ पे सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉस जो रहते हैं वो जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वैसे रहते हैं। लायबिलिटी का जो मामला रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। जो नॉर्मल डीड बनती है वो जनरल डीड होती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी तुमने सुना होगा, एलएलपी करके एक फॉर्मेट होता है। तो वहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी आपस की लायबिलिटी, उनकी फर्म के प्रति लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब जितनी उनकी कैपिटल बाकी होगी वो उतना ही पे करेंगे, उसके अलावा वो कुछ भी पे नहीं करेंगे। सो ये दो तरीके की डीड बन सकती है। अब देखो तुम्हारे कोर्स में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सो पता नहीं बोर्ड इसके लिए क्या निर्णय लेगा, बट मैं अपने आप को आंसर बता देता हूँ। बोल रहे हैं फाइंड आउट दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकलता है भाई? इसमें दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप लोग एडमिशन करवा रहे हैं तो उस केस में ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, और अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो उस केस में ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, दोनों आपको लिखने चाहिए। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं फॉर्म के अंदर, उनका रेशियो है 3:2। जेड को एडमिट किया गया कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। जेड ने ये शेयर एक्स और वाई से कैसे लिया? इक्वल लिया, मतलब वो इक्वल रेशियो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बताओ फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो मैंने इसको भी सॉल्व करके रखा है। फटाक से चल लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। एक्स और वाई का शेयर था 3:2, जेड का शेयर था 1/2, और सॉरी 1/4। 1/4 को आधा आधा बांटेंगे तो एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1/8, वाई को भी करना पड़ेगा 1/8। और अगर न्यू रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये माइनस करने से आपके पास में आंसर आएगा 19, 11 और 10। तो आपका न्यू रेशियो बनेगा 19:11:10। अगर किसी जोड़ बाकी में गणित में कहीं गलती हो गई हो तो मुझे इन्फॉर्म करिए, उसको ठीक किया जाएगा। चलो जी, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आपका। सुपर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 2500, नॉर्मल रिटर्न कितना है? 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। तो क्या करना है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। सो आंसर विल बी 25,000। इसके बाद में ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1। ये 5-5-5 पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 2:1। बी रिटायर हो गया तो बी गया भाई। बोल रहे हैं नया रेशियो निकालिए। वैसे तुमको पता होगा अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो न्यू रेशियो वही रह जाएगा जो ओल्ड रेशियो होता है, बिकॉज तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो उसी रेशियो में गेन करेंगे जिस रेशियो में पहले वो अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करते थे। तो आंसर 2:1 ही आएगा। आपने सॉल्व किया होगा तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा। बोल रहे हैं गिव जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ नॉट रिकॉर्डेड एसेट ऑन डिसोल्यूशन। तो अगर एसेट रिकॉर्डेड नहीं है और उसको बेच दिया है तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोल रहे हैं राइट एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू। और वो तुमको देखना है कि तुम्हारे एरियर कौन सी कॉल का रहा है। तो इट कैन बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इट कैन बी फर्स्ट कॉल, इट कैन बी सेकंड कॉल, एनीथिंग इट कैन बी। वो तुमको देखना होता है। तुमको साइड साइड में डैश करके लिख देना चाहिए, स्लैश करके मार देना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? तो डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट जिसकी बेसिस पे कंपनी लोन लेती है। मोस्टली ये लॉन्ग टर्म बेसिस के होते हैं और इन पे इंटरेस्ट पेबल होता है। राइट एनी टू करंट लाइबिलिटीज। ये लो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बहुत सारी होती है, मैं दो लिख रहा हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे करंट रेशियो 2:1 का है, करंट लायबिलिटी कितने की है? 5 लाख। तो तुमको दिख रहा होगा कि करंट लायबिलिटी का डबल करंट एसेट्स हैं। आंसर आएगा 10 लाख। एनी टू आइटम्स ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैं दो लिख के छोड़ रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेट करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। चलिए अब आ गए हैं सेक्शन बी में। तुम्हारे पेपर का सबसे बड़ा पार्ट यही था। हीना एंड मीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हेमा एंड मीना। हेमा विड्रॉ करती है 2,000 रुपये एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो साल भर में कितने हो जाएंगे भाई? 24,000। 2,000 इंटू 12। मीना विड्रॉ करती है 4,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसके कितने हो जाएंगे भाई? 48,000। 4,000 इंटू 12। अब जब भी हम लोग रेगुलर ड्राइंग करते हैं तो वहाँ हम एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी तुम देखोगे
तो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो वैसे एवरेज पीरियड निकलेगा कि भैया मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 दैट विल बी 6.5। लेकिन ये एंड में ड्राइंग कर रही है तो मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11, लास्ट में 0 अपॉन 2 दैट विल बी 5.5। सर ये कैसे निकला? देखो ये तो बेसिक्स है, ये तुमको आने चाहिए, मैं इस पर कोई जिक्र करना नहीं चाहता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं तुमको इस पे 12.5% का इंटरेस्ट निकालना है पर एनम। तो ये महीने का हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 12% की रेट से हमको उसको करना पड़ेगा। शायद मैंने 12.5 बोल दिया, इफ़ नॉट तो 12 ही रखना, उसको 12% ही मानना है। तो मैंने ये भी सॉल्व करके रखा है क्वेश्चन आपके लिए। फटाक से इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल ड्रॉइंग्स 24,000, 6.5 महीने के लिए इंटरेस्ट आएगा 1560 रुपये। 48,000 5.5 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आएगा? 2640 रुपये। ओके सर, आ जाओ जी। अब आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तुमको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। जहाँ तुमको टोटल सेल दे रखी है 2 लाख, कैश सेल तुम्हारी 20% ऑफ टोटल सेल है, तो 2 लाख में से 20% माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 1,60,000। दैट विल बी योर क्रेडिट सेल। तो अपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल ही काम आती है। ओपनिंग तुमको डेटर दे रखे हैं 20,000, क्लोजिंग दे रखे हैं 60,000। दैट मीन्स 40,000 रुपये के तुम्हारे पास एवरेज डेटर्स आएंगे, तो रेशियो आ जाएगा 160/40। दैट मीन्स 4 टाइम्स। बिल्कुल सिंपल, 2 नंबर आपको फ्री में दिए गए। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाई प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। जहाँ तुमको ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं 30,000, क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं 10,000, हमने प्रोविजन बनाया 40,000 का। तो अगर इसको तुमने सॉल्व किया होगा, बाय बैलेंस पीडी में तुमने लिखा होगा 30,000, टू बैलेंस शीट में लिखा होगा 10,000, बाय पीएनएल लिखा होगा 40,000। तो 30-40 यहाँ हो गए 70, यहाँ भी आते 70, तो यहाँ तुम्हारे पास 60,000 का क्या आ जाएगा? टू बैंक। यही तुम लोगों ने कैलकुलेट करना था। सो अगेन वेरी सिंपल, 2 नंबर आपको मुफ्त में दिए गए हैं। देन वी आर एंटरिंग इनटू सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर पहला क्वेश्चन जहां बोल रहे हैं ममता मोनू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इन रेशियो 5:3। दे एडमिटेड रेखा इनटू फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स विच इज टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ममता एंड मोनू। यानी कि जो पुराने वाले पार्टनर्स होंगे वो इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। ये अपने को न्यू रेशियो की इन्फॉर्मेशन है, या जो गुडविल का ट्रीटमेंट रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन है। गुडविल को आप लोगों ने 1:1 में बांटना है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, रेखा जिस दिन रेखा का एडमिशन हुआ, हमारी बैलेंस शीट ऐसी थी, ममता की कैपिटल, मोनू की कैपिटल, जनरल रिजर्व। आपको याद होगा हम लोगों ने रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। तो व्हाट वाज दी ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो? 5:3। तो 32,000 को 5:3 में बांटेंगे। क्रेडिटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, बैंक बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। रेखा 60,000 रुपये लाएगी कैपिटल और गुडविल के लिए, तो दोनों के अमाउंट मिक्स है, अपने गुडविल का अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर के परचेज से निकालना है 16,000 के, तो 16 × 3 कितना होता है? 48,000 इंटू शेयर ऑफ रेखा कितना है? 1/4। सो वो कितना गुडविल लाएगी? 12,000। दैट मीन्स 60,000 में से 12,000 की गुडविल आएगी, तो कितने रुपए की कैपिटल आएगी? 48,000। यहां तक मेरे हिसाब से बात तुमको समझ में आ गई है। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक को रिवैल्यू करा है 60,000, 24,000, 16,000। तो भैया ये लो 70,000 से 60 का हो गया, तो रिवेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। 30,000 रुपये का फर्नीचर 24 का हो गया, रिवेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 6,000। 20 का स्टॉक जो है वो 16 का हो गया, रिवेल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 4,000। ये लॉस आएगा, लॉस तुम लोगों ने पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। बोल रहे हैं एंट्रीज बताइए, तो लो जी एंट्रीज देख लो फटाफट, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। कहाँ गया? कहीं तो था। गुम हो गया, यही था क्या? ये तो नहीं है। ऐसे कैसे? मेरा कोई पेपर मिस हो गया क्या? वेट फॉर अ सेकेंड। ओहो, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो गए सर, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ से पिक करना था, मेरे पता नहीं कैसे सेक्शन सी बीच में आ गया। खैर, सो आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट।
थोड़ा आपको अच्छे से देख लेना है जी, मेरे पता नहीं कैसे ये मिस हो गया, खैर कोई बात नहीं। कमिंग इनटू क्वेश्चन 14 14 14 14, ये रहा 14, तुम लोग देख लेना यार, इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। चलो तो रिजर्व को बांटेंगे, रिजर्व बांटने की एंट्री क्या होगी भैया, रिजर्व बांटने की एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ममता टू मोनू 12 और 20 और 12, तुमने इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। देन रिवेल की एंट्री करेंगे जहां मशीन फर्नीचर स्टॉक पे आपको लॉस मिल रहा है 20,000 का, ये लॉस तुम लोग बांटोगे ममताज कैपिटल डेबिट मोनूज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देन उसके बाद में 48,000 कैपिटल के आएंगे, 12,000 गुडविल के आएंगे, और ये 12,000 रुपये किन में बांट दिए जाएंगे, ये ममता और मोनू में बांट दिए जाएंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं न्यू रेशियो, क्यों कर रहे हैं भाई, कहाँ तुमको काम आ रहा है, वो कहीं पर भी नहीं काम आ रहा है, तो वहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तुम वहाँ फंस जाते हो, ये काम नहीं करना, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एनी न्यू रेशियो फॉर दिस। चलिए तो आपने आंसर देख लिया होगा, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। जो गलती से मैंने बीच में से सेक्शन सी को पिक कर लिया, मैं एक काम करता हूँ, सेक्शन सी पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर सेक्शन बी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो कर लेता हूँ, देन सेक्शन डी पे वापस आ जाऊँगा। फिलहाल जो मैच कर रहे हैं ए विद बी, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट कहाँ जाता है, तो वैल्यू ऑफ असेट बढ़ने का मतलब है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा कहाँ जाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन में, तो शू करके मैच हो जाएगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। एक्यूमुलेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने हैं कैपिटल अकाउंट में, तो ये जाएंगे क्रेडिट साइड में, और लॉसेस कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में। तो मैं प्रेफर करता, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो मैं ये ऑप्शन को प्रेफर करता, मुझे नंबर चाहिए, मुझे कोई होशियारी नहीं झाड़नी है। चलिए फिर बोल रहे हैं कुछ आइटम्स को आपने बैलेंस शीट में दिखाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 8% डिवेंचर्स, इन्वेंट्री एंड बिल्डिंग। तो इक्विटी कैपिटल आपका जाता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। कैपिटल रिजर्व जाता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व सरप्लस के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। 8% डिवेंचर कहाँ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इन्वेंट्री कहाँ जाएगा, करंट एसेट के अंदर, इन्वेंट्री नाम की सब हेडिंग होती है। बिल्डिंग कहाँ जाएगा, बिल्डिंग जाएगा नॉन करंट एसेट्स के अंदर, फिक्स्ड एसेट के अंदर, टेंजिबल एसेट्स के अंदर, बराबर। तो इसका मतलब सर इसको प्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा, तो मैंने बड़े ही ईमानदारी से इसको प्रेजेंट करके रखा है, ये देखो। दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट। मैं कई बार क्लास में कह चुका हूं कि बैलेंस शीट का क्वेश्चन जब भी करेंगे तो उस क्वेश्चन को रफली रद्दी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, मैंने बहुत ईमानदारी से सॉल्व किया है। लाइक कभी भी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल नाम का सब हेड ही नहीं है, वहाँ हेड क्या है, हेड है शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड है शेयर कैपिटल। सो बच्चे यहीं पे ठूस देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका नंबर कटेगा, ध्यान रखना है, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, जो भी चेक करने वाला होगा ना वो उसका नंबर काटेगा। तुमने क्या करना चाहिए, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 1 लाख। अब ये 1 लाख जो है ना वो नोट नंबर 1 से आएगा, शेयर कैपिटल के अंदर ये देखो 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, इस तरीके से प्रेजेंट करना है, तब जाके 3 में से 3 आएंगे। अगर रफली किया है तो मान के चलना आधा नंबर 1 नंबर तुम्हारा उड़ेगा। ऑन द सेम नोट रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 तुम्हारा क्या है, रिजर्व सरप्लस है, कैपिटल रिजर्व 35,000। देन अपने पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो तो डिवेंचर था ना, तो नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 50,000, ये यहाँ 50,000। इस तरीके से मैंने पूरा के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है और तुमको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए था। चलिए आ जाते हैं आगे बढ़। सर आप तो है ना आंसर दिखा के डरा देते हो, डरा नहीं दिया मैंने। देखो हर चीज़ को सोचने के 2 तरीके होते हैं। सर हम तो डर गए, अब हम कैसे, हमारा आगे वाला पेपर, अरे ये सोचो ना, अगर तुम्हारे यहाँ 5 नंबर एक्स्ट्रा कट रहे हैं तो मुझे 5 नंबर आगे बचाने हैं, उस तरीके से तैयारी करो। पर नहीं, हम तो नेगेटिव सोचेंगे सर, वो तुम्हारे दिमाग का कचरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमको हेड और मेजर हेड और सब हेड बताना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मेजर हेड होता है करंट एसेट, जहाँ पे तुमको पता होगा करंट इन्वेस्टमेंट करके सब हेड हुआ करता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अगेन नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लूज टूल्स करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, ये हमेशा इन्वेंट्री का हिस्सा होता है। सेक्शन सी का आई थिंक एक और क्वेश्चन अपने पास 16th, जहाँ तुमको जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना था। इनफैक्ट जो मैंने लास्ट प्री बोर्ड लिया उसमें एज इट इज़ क्वेश्चन था। अब बच्चे प्री बोर्ड देने ही नहीं आते, पता नहीं वो कहाँ घूमते हैं। तो सेल तुम्हारी 4 लाख की है, सीओजीएस 240 का है, जीपी निकलेगा, जीपी आएगा 1,60,000।
1,60,000 अपॉन 4 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 40%। तो जीपी तुम्हारा रहेगा 40%। पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो अगर जीपी में से एडमिन के खर्चे माइनस करें, सेलिंग के एक्सपेंस माइनस करें, लॉस बाई फायर को माइनस करें, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दें, तो जीपी तुम्हारा 1,60 का था, -50 हो गए 1,10, -30 किए तो हो गए 80, -30 किए तो हो गए 50, +10 किए तो हो गए 60,000। 60,000 डिवाइड बाई 6 लाख यानी कि 15% तुम्हारा नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स। तो आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी आएगी COGS प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस, ये हो जाएगा 50,000 प्लस COGS 240 था, इसको मैं आगे खिसका देता हूँ कंफ्यूजन नहीं हो। ये लो COGS 240 प्लस 50,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंस 30,000, ये मिलके कितना हो रहा है 240 और 80 3,20,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3,20,000 डिवाइड बाई 4 लाख। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 80%। अब यहाँ कई बच्चे होंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल के आ गए होंगे, नहीं निकालना ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स। चलो, इसके बाद तुमको बोल रहे हैं कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI निकालना है, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो कि तुम्हारा शेयर होल्डर फंड पे निकालना है। ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब तुमको याद होगा शेयर होल्डर फंड का जो हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा PAT यानी कि पैट पे कैलकुलेट करते हैं, ROI हमेशा EBIT पे निकलता है। तो पहले हम लोगों ने EBIT निकालना होगा, EBIT। अब चेक करो, तुमको PAT दे रखा है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 1,20,000। इसमें हम लोगों ने जोड़ना पड़ेगा टैक्स। टैक्स की रेट 40% है, टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगता है। तो तुमने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स x है, जहाँ से अगर तुमने 40% ऑफ टैक्स माइनस किया दैट इज 0.4x, दैट विल बी इक्वल टू वॉट 1,20,000। सो आई कैन से 0.6x इज इक्वल टू 1,20,000। तो x इक्वल्स टू 1,20,000 अपॉन 0.6, इट विल बी 2 lakhs। तो x मैंने माना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 2 लाख रुपए। 2 लाख का 40% कितना होता है 80,000। तो टैक्स मेरा कितना आएगा 80,000 प्लस इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट देखो भी डिबेंचर 8% के हैं, 10 लाख के डिबेंचर हैं, तो 10 लाख का 8% कितना होता है 80,000। तो व्हाट विल बी माई EBIT, इट विल बी 2,80,000। ROI हमेशा कैसे निकालते हैं भाई, ROI निकालते हैं EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो EBIT कितना था 2,80,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। इसको हम लोग बोलते हैं डेट प्लस इक्विटी। तो देखो भी डेट तो 10 लाख का है, इक्विटी के अंदर एक 8 लाख भी है और एक 2 लाख भी है। तो 10 18 18 और 2 20, ये हो जाएगा 20 लाख। तो ये आंसर अपना क्या आ जाएगा 14%। सो ROI तुम्हारा 14% आना चाहिए। इसके बाद में अपने को निकालना है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो वो होता है पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो बताओ पैट कितना है, पैट इज 1,20,000 डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी यानी कि 8 लाख प्लस 2 लाख दैट इज 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, आंसर आएगा 12%। तो दो तुमको बहुत सिंपल से रेशियो पूछे थे। अब देखो फॉर्मूला, मैं कहता हूँ फॉर्मूला कुछ नहीं होता, लॉजिक पता होगा, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चेक कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन है, वर्षा लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 43,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रेशन ऑफ 5,000 एंड ट्रांसफर रिजर्व ऑफ 7,000। अच्छा, तो तुम्हारा 43,000 रुपये का जो प्रॉफिट है उसमें नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ दो, रिजर्व को भी ऐड बैक कर दो बिकॉज ये भी नॉन कैश होता है। हमने राइट ऑफ किए हैं एक्सपेंस कितने रुपए के 4,000 का अमोर्टाइजेशन है, तो ये भी नॉन कैश है, इसको भी जोड़ दो 4,000। एक्रूड इनकम इंक्रीज होगी 10,000। एक्रूड इनकम का मतलब होता है करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ना यानी कि माइनस करना, तो माइनस कर दो 10,000। तो 43 48 55 59 और ये आ जाएगा 49,000। तो तुम्हारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आएगा 49,000। और मैं क्वेश्चन था सर कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन।
2023 से 24 में कुछ चेंज हुआ है, मशीन 5 लाख से 3 लाख होगी, मतलब बेची होगी कितने रुपए की, 2 लाख के पैसे आ जाएंगे। फर्नीचर हमने खरीदा होगा 50,000 का, तो ये पैसे चले जाएंगे। 20,000 का इंटरेस्ट हमें मिला तो ये पैसे आएंगे। तो नेट चेक कर लें, 2 लाख, 1,50,000, 1,70,000 रुपये कैश आएगा। तो आप लोग दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते थे। दिस इज अ सेक्शन सी। अब मैं एक बार क्या कर लेता हूं, जो अपने एक पेज छूट गया ना, वो पता नहीं कैसे छूट गया। आई थिंक हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, हीना मीना। क्या हो गया, छूट कैसे गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या, कुछ तो एरर रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो पेपर सॉल्व करना है। आई एम कमिंग इनटू क्वेश्चन नंबर 5। कैपिटल ऑफ फर्म इज 4 लाख रुपीज, एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपये का है, एनआरआर तुम्हारा 10% का है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 40,000, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है 60,000, सुपर प्रॉफिट कितना दिख रहा है 20,000, तुम्हारी गुडविल कितनी है भैया 3 साल के हिसाब से कितनी आ जाएगी 60,000। बहुत ही निहायत ही आसान, सिंपल, कुछ भी नहीं। ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग करते हैं 3:1 के अंदर प्रॉफिट लॉस को। गुडविल बुक्स में दिख रही है 30,000, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। बी रिटायर हो रहा है और उसने बोला कि जब रिटायरमेंट होगा तो गुडविल कितनी वैल्यू हो जाएगी 42,000। तो देखो बी का शेयर है 2/6, तो 42 इंटू 2/6 होता है 14,000। ये 14,000 का जो शेयर है ये कौन एक्वायर कर रहा है, ए और सी। तो ए और सी जो है वो बी को कंपनसेट करेंगे। एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए को डेबिट करेंगे, सी को डेबिट करेंगे, बी को क्रेडिट करेंगे। सर ए में अमाउंट कितना आएगा, तो 14,000 इंटू उसका गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने पहले भी बोल के रखा है, इस केस में गेनिंग रेशियो हमेशा क्या होगा, जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो होगा 3/4। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 10,500। यहाँ कितना आ जाएगा, सी को डेबिट कितना करना पड़ेगा 3,500। बताओ 2B में कितना लिख देंगे 14,000, मतलब आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, एक पुरानी गुडविल को उड़ाने की, नए गुडविल का कंपनसेशन देने की। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू अ पार्टनर एंड पास जर्नल एंट्रीज ऑफ इट। डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रखा है 25,000 रुपये, प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का, और उसने एक असेट ले ली 13,000 की। तो भाई देखो 60,000 का प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस माइनस हो जाएगा, एसेट ले गए वो भी माइनस हो जाएगा, तो कितना पे करना पड़ेगा 22,000। इन सब की हम लोगों ने क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। तो देखो जो डेबिट बैलेंस की कोई एंट्री नहीं करनी होती, प्रॉफिट जो मिला है उसकी एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो असेट लेकर गया उसकी एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंड देन जो कैश पे करेंगे उसकी एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड कंपनी, जहां पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। नॉर्मली जो कंपनी लिमिटेड रहती है उस पर शेयर होल्डर का जो अनपेड अमाउंट होता है ऑफ देयर शेयर कैपिटल उतनी ही लायबिलिटी होती है, अगर उससे ऊपर क्रेडिटर्स हुए तो शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर तुमने कंपनी कैसी बना दी अनलिमिटेड, तो उसके से शेयर होल्डर जिम्मेदार रहेंगे। चलो फिर क्या बोल रहे हैं, चौहान लिमिटेड ने एक 50 लाख रुपए की कैपिटल रजिस्टर करवाई, मतलब वो ऑथोराइज कैपिटल है, हर शेयर 100 रुपए का है। कंपनी ने इनवाइट करी 30,000 एप्लीकेशंस, 100 रुपए की एप्लीकेशन इनवाइट करी, सारी के सारी एप्लीकेशन के सारे पैसे आ गए। बोल रहे हैं इसको बैलेंस शीट में बताइए। तो तुमने इसे कैसे बताया होगा, मैंने बैलेंस शीट बनाई है, ये देखो। अगेन जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओगे बहुत अच्छे से बनाओगे, नेवर एवर डू ऐसे रफली काम नहीं करना है। फिर से मैंने इक्विटी लायबिलिटी लिखा, शेयर होल्डर फंड लिखा, जहाँ मैंने लिखा शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए। देन मैं बैलेंस शीट के शेड्यूल्स में नोट्स टू अकाउंट्स में आया, जहाँ पहले मैं क्या दिखाऊंगा ऑथोराइज कैपिटल, और फिर मैं क्या दिखाऊंगा इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जहाँ मैं मेंशन करूंगा कि मैंने इतने शेयर्स इतने रुपए के हिसाब से इश्यू किए हैं। चलो जी, कहाँ गया, फिर घूम जाएगा, ये रहा। 8% डिबेंचर्स 2.5 लाख रुपए के हमने इश्यू किए 12,500 के डिस्काउंट पे। तो दिख रहा है कि
लमसम में इश्यू हो रहा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि 2,50,000 माइनस 12,500 टू 37,500 से एंट्री होगी। देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू डिबेंचर्स 2,37,500, 12,500 और 2,50। अब तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, तो वो कैसे आएगी, 12,500 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100, तो दैट विल बी वॉट 5%। ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल आसान सा, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। ये तो क्वेश्चन डिस्कस करने की इच्छा ही नहीं हो रही। महादेव लिमिटेड ने इश्यू करे हैं 3,000 शेयर्स डिबेंचर्स 9% वाले, 100 रुपये का डिबेंचर था, 10 रुपये के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 50 रुपये एप्लीकेशन पे, 60 रुपये अलॉटमेंट पे, उसमें प्रीमियम भी साथ में रहेगा। तो भाई देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बस ये एंट्रीज करनी थी, मैं इस पर कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता। अच्छा, मैंने यहाँ से क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आई डोंट नो ये कहाँ ऐसे कैसे हुआ, पर क्योंकि करवा दिए हैं तो फिर ठीक है। चलो 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 भाई, 17 हो गया है। अब हम लोगों ने केवल 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। PQR पार्टनर से 231 के अंदर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पी ने बोला अच्छा चलता हूँ, दुआओं में भी याद ना रखो तो चलेगा, और उसने अपना जो हिस्सा था वो दे दिया QRR को 80,000 रुपये के लिए, यानी कि जो गुडविल का शेयर देता है उसने अपना 80,000 रुपये में दे दिया, जिसमें से 30,000 पी पे क्यू पे करेगा और 50,000 आर पे करेगा। मतलब ये दोनों किस रेशियो में गेन करेंगे, 3:5। दिख रहा है क्या तुमको रेशियो? अगर तुम किसी भी पार्टनर का गुडविल का शेयर खरीदते हो और उसको कंपनसेट करते हो, तो जिस रेशियो में कंपनसेट करते हो वही तो गेनिंग रेशियो होता है। तुमने 30,000 50,000 कंपनसेट किए तो 3:5 तुम्हारा गेनिंग रेशियो आ गया। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट कितना है, 1,20,000। तो ये तो सिर्फ QRR का प्रॉफिट है, क्योंकि जो पी रिटायरमेंट करा उसके बाद का प्रॉफिट है। तो ये हम लोगों ने किस में बांटना पड़ेगा, QRR में बांटना पड़ेगा, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो पहला काम हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। मजे की बात है, गेनिंग रेशियो 3:5 था। अब जिस बच्चे को ये दिखा ही नहीं तो उसके लिए क्वेश्चन 0 हो जाएगा, जिसको दिखा उसके लिए क्वेश्चन नंबर 18 कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, गेनिंग रेशियो 3:5 का था, तो एक्चुअल एब्सोल्यूट गेन कितना आएगा, 2/6 क्या था पी का रेशियो, तो 2/6 इंटू 3/8, 2/6 इंटू 5/8, ये तुम्हारा एब्सोल्यूट गेन आएगा। तुम एब्सोल्यूट गेन को किस में जोड़ोगे, ओल्ड रेशियो में जोड़ोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो क्या आया, 30/18, दैट इज 5:3। तो पहले हम लोग ये एंट्री करेंगे गुडविल का पैसा कंपनसेट करने की, क्यू डेबिट आर डेबिट टू पीस कैपिटल। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे। प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या होती है, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्यू टू आर। ये 75-45 कैसे आएंगे, 1,20 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो सर, ये क्वेश्चन सर हमारे एनसीईआरटी में शायद है ही नहीं, मुझे भी जहाँ तक याद है एनसीईआरटी में नहीं है, पुराने एग्जाम पेपर्स में आ रखा है। सुमेश नीलम गायत्री 321, गायत्री रिटायर हो गई और उसको कैश पे करना है। एडजस्टेड कैपिटल उन लोग के रिटायरमेंट के टाइम पे 60,000, 80,000, 60,000 रुपये थी। सो गायत्री कैपिटल 60,000 रुपये होगी, उसको पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, गायत्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास 40,000 रुपीज़ कैश में थे, लेकिन हम लोग 20,000 रुपये कैश बचाना चाहते हैं। अब देखो, गायत्री को पे कितना करना है भैया, 60,000। अगर हमारे पास कैश 40,000 रुपये का है और पूरा यूज़ कर सकते हैं तो भी कितने कम पड़ रहे हैं, 20,000। पर क्वेश्चन बोला कि नहीं, कैश 40,000 का है लेकिन तुम 20 तो यूज़ ही नहीं कर सकते। कितना यूज़ कर सकते हो, ओनली 20। मतलब कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, 40,000। ये किसको लाने पड़ेंगे, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को लाने पड़ेंगे। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के 60,000 प्लस 80,000 कम पड़ रहे हैं। 60-80 कितने होते हैं, 140। 40 और लाएंगे तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 180। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अभी तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या कहाँ आई, सर ये बताओ कि ये जो 180 की नई कैपिटल आपने बताई, 60, 80 और 40 की जोड़ कर दी, ये लो भैया नई कैपिटल 1,80,000 की होगी। तो 180 की कैपिटल सुमेश और नीलम में कैसे बटेगी,
क्वेश्चन में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने तो भैया इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया और उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर दिया। ये लो 40,000 रुपये का तुमको एक्स्ट्रा कैश चाहिए। टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी 180। अब 180 कैपिटल को मैंने बांट दिया 3:2 उनके न्यू रेशियो के अंदर, 1,08,000 और 72,000। इसका मतलब 48,000 सुमेश को लाने पड़ेंगे। 4,000 रुपये कौन लेकर जाएगी? नीलम लेकर जाएगी। तो पहली एंट्री गायत्री डेबिट टू कैश, उसको कैश पे करने की। दूसरी एंट्री नीलम डेबिट टू कैश 8,000 रुपये। तीसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सुमेश कितने रुपए? 48,000 रुपीज़। सर हमने तो किसी और एजम्पशन से किया है। तो जिस भी एजम्पशन से तुमने किया हो कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर ठीक लगता है तो हम भी उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। तो शाह लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे। 10 रुपये का एक शेयर था, 2.5 रुपये इस पर आपको एप्लीकेशन पे देना है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे। तो 2.5, 3, 5.5 और 2 7.5, पीछे बचे 2.5 रुपये। तो बाकी 2.5 रुपये किस पे आएंगे? सेकंड कॉल पे आएंगे। सारे पैसे आ गए सर, एक शेयर होल्डर के पैसे नहीं आए। कौन से नहीं आए? सेकंड कॉल के नहीं आए। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बस ये क्वेश्चन करना था। मैं इसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। चलो, परिहार लिमिटेड इश्यूड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 500 × 100 50,000 रुपए की कैपिटल खत्म हो जाएगी। नॉन पेमेंट हो रहा है फाइनल कॉल का 30 रुपए। 100 रुपए का शेयर है, 30 रुपए नहीं दिए तो कितने दे दिए होंगे? 70 रुपए। तो 30 का रह जाएगा एरियर, 70 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे फॉरफीचर। हमने इसमें से 400 शेयर को रीइश्यू कर दिया 60 रुपए में, और उसको हम लोग क्या मान रहे हैं? फुल्ली पेड। तो 100 रुपए का शेयर दे रहे हैं 60 रुपए, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 40 रुपए का। ये डिस्काउंट फॉरफीचर में से माइनस होगा, और जो फॉरफीचर बचेगा वो कहाँ चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो मैंने ये क्वेश्चन को भी आपके लिए सॉल्व करके प्रस्तुत कर दिया है। कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू एरियर्स कितना आएगा? 500 × 30, क्योंकि तुम्हारे 70 रुपये आ रखे हैं, 30 रुपये नहीं आए। 70 क्या हो जाएंगे? फॉरफिट। फिर तुमने 400 शेयर को 60 रुपये में रीइश्यू किया तो 24,000 पैसा आएगा। जो तुम 400 शेयर इश्यू कर रहे हो उस पर कितने रुपये का फॉरफीचर? 70 रुपये का फॉरफीचर था, तो वो कितना आएगा? 28,000। टू कैपिटल तुम शेयर इश्यू कर रहे हो 400 × 100 कितना आएगा? 40,000। और रिजर्व में कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में 12,000 रुपये। अब सर इसकी 2 एंट्री कर सकते थे, रीइश्यू की 2 एंट्री कर सकते हैं। बैंक डेबिट, फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल, देन फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में भी कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 12,000 रुपये। दिस वॉज योर 19th क्वेश्चन का बी पार्ट। 20th क्वेश्चन का पहला पार्ट तुम निहायती रद्दी डिबेंचर इश्यू करे हैं 100 रुपये के, 5% का डिस्काउंट है। तो क्या करना है? अच्छा, डिस्काउंट देना किस पे है? डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं है तो किस पे मानेंगे? अलॉटमेंट पे। तो एप्लीकेशन के पैसे ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, देन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। दैट्स इट, ये तुम्हारा काम खत्म। फिर बोल रहे हैं राइट एनी 4 डिफरेंस इन शेयर एंड डिबेंचर। इससे रद्दी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं, ये लोन प्रोवाइडर्स हैं, इनका डिविडेंड फिक्स होता है, इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ये अनसिक्योर्ड रहते हैं, ये सिक्योर्ड इनसिक्योर्ड दोनों रह सकते हैं। हज़ारों डिफरेंस हैं। सो मैंने यहाँ पर तुमको ये इतना लंबा चर्चा इस पर नहीं करेंगे। दिस वॉज योर पेपर ऑफ अकाउंट्स। अगर कहीं कोई क्वेश्चन रह गया हो क्योंकि बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, एक जगह पे पेज चेंज हो गया था, तो उसको देख लेना, मुझे बता देना। किसी क्वेश्चन में क्लैरिकल मिस्टेक हो, कुछ मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपके लिए काम का था कि नहीं। जितने लोग अपने पेपर को लेकर चिंतित हैं उनको शेयर कर दें, और ये बात ध्यान रखें कि वीडियो देखने के बाद टेंशन में जाने की बजाय ये सोचें कि जहाँ मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स कट रहे हैं मुझे उन्हें कहाँ कवर करना है। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। मैं आशा करता हूँ आगे के पेपर आप अच्छे सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर्स। मिलते हैं अगले पेपर के बाद में।